ये कहानी है ऐसे परिवार की जो जुड़ा हुआ लगता है और फिर भी अलग है। ऐसा लगता है कि अलग है लेकिन फिर भी जुड़ा हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है यू से, जो एक गधा लड़का है जिसे पता नहीं कैसे शहर के सबसे टॉप स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, जहाँ टैलेंट से भरी खूबसूरत लड़कियां राज करती हैं। पर वो कैजुअली कैसे रहती हैं, यू उनके सीक्रेट्स खोलेगा क्योंकि वो उनके हाउस में ही शिफ्ट हुआ है। अब चूंकि उसकी मॉम की आखिरी इच्छा थी कि वो एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करे, क्या वो ऐसा कर पाएगा? स्कूल के पहले ही दिन यू इधर मार्शल आर्ट के वाइस प्रेसिडेंट से मार खा रहा होता है। जरा धीरे मार यार, लगता है ये तो कहीं से भी उनका खून नहीं लग रहा। ओ यू तो कितना कमजोर है रे, और अपने आप को सुबरू का बेटा बताता है। यू सोचता है, हाँ मैं उनका बेटा हूँ जो एक प्रोडिजी थी, जीनियस थी, और मुझे समझ नहीं आता ये लोग क्यों सोचते हैं कि एक जीनियस का बेटा या बेटी भी उसके जैसा ही निकलेगा। हाँ, खुद के लिए डिसअपॉइंटमेंट पालते हैं बस। अभी तुझे दिखाता हूँ मैं क्या हूँ। मुझे चिढ़ा रहा है क्या? देख जल्दी तेरा टैलेंट दिखा, रॉयल प्रिंसेस जाना चाहते हैं। यू उठते हुए कहता है, मैंने कहीं सुना था अदगल गगड़ी छलकत जाए, तुमने सुना है क्या? साले खुद को कोई टैलेंट नहीं है और मुझे अदगल गगड़ी बोल रहा है। हाँ मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, बाय मैं जा रहा अपने क्लासरूम। तभी एक साइड कैरेक्टर आके बताता है रॉयल्स एरिना में एंटर कर चुकी हैं। ये सुन वो यू को कहता है, रुक तेरा तो गेम बजाना ही पड़ेगा। तभी उसे पीछे से एक लड़की की लात पड़ती है और वो नीचे गिर जाता है। ये निको है, एकेडमी की बेस्ट मार्शल आर्ट स्टूडेंट। डोजो में ही दो और लड़कियां एंटर करती हैं। स्कूल प्रेसिडेंट्स यहाँ। ये है मीवा, जिसे प्रज्ञानंदा की छोटी बहन मान सकते हो, और ये ऑस्ट्रिच जितनी लंबी लड़की काजुकी, एक बेहतरीन एक्ट्रेस। काजुकी अपनी गर्दन झुकाते हुए कहती है, तुम जैसे चिरकुट लोगों के लिए ये स्कूल नहीं है। ठीक है, पर मैं तो यहाँ जनरल एजुकेशन के लिए अप्लाई किया था और हो भी गया। ऐसा भी कुछ होता है क्या? मुझे नहीं पता। मुझे भी। तुम सभी काउंसिल प्रेसिडेंट ही हो ना? क्या बोला? कुछ नहीं, यही कि मैं तो चला अपने क्लासरूम। ओए छमिया, ये डोजो साफ करके जा। क्या? पर मैं क्यों? हाउस कीपिंग से करवाओ ना। हारने वाले को डोजो साफ करना पड़ता है, यही रूल है। फिर कभी नहीं मिलेंगे। शाम में जब मार्शल आर्ट टीम प्रैक्टिस करने आती है, डोजो की सफाई देख उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं। इधर यू एक एड्रेस को फॉलो किए जा रहा था, ये सोचते हुए कि कैसे बचपन से उसे सभी बेवजह प्रेज करते थे, बस सिर्फ इसीलिए कि वो एक टैलेंटेड एक्ट्रेस का बेटा है। अरे सुबरू का लड़का, देखो जरा इसके 2 पैर और 2 हाथ भी हैं। कैसे हो बेटे? यू चाहता था उसे भी लोग उसके कोई टैलेंट की वजह से तारीफ करें, ना कि एवं फालतू। वो भी अपनी माँ की बुक्स वगैरह पढ़ के सोचता है, अब तो मैं भी सीख गया एक्टिंग। पर जब वो उन्हें हजारों लोगों के सामने परफॉर्म करते देखता है, उसे समझ आ जाता है कि सब कुछ तो कर लूंगा पर ये नहीं होगा। वो और भी चीजें ट्राई करता है, पर क्या करे बेचारा। तुम्हारी तरह ही सिचुएशन है इसकी, जिसको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। उसकी माँ को खतरनाक बीमारी हुई जिससे उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। यू यहाँ भी उन्हें वो हैप्पी फैमिली शो देखते नोटिस करता है जो उसकी मॉम अक्सर देखा करती हैं, और इसकी लीड हीरोइनें भी हैं। वो कहता है, आपके इतना देखने से मुझे भी अच्छा लगने लगा है। अच्छा, तुम्हें इसकी कौन सी बात अच्छी लगती है? यू कहता है, इतने ड्रामे के बाद भी जब सभी एक साथ डिनर करने बैठते हैं ना, वो वाला। तुम्हें पता है मेरा भी वो फेवरेट सीन है। यहाँ यू समझ जाता है कि नेचुरल टैलेंट, पॉपुलैरिटी, फेम, पैसा कमाने के बाद भी उसकी मॉम खुद की एक हैप्पी फैमिली देखना चाहती हैं। पर इससे पहले कि यू उनकी ये विश पूरी कर सके, सुबरू अपनी बीमारी से लड़ नहीं पाती और छोड़ जाती हैं अपने पीछे एक आखिरी नोट। यू पढ़ता है जिसमें उन्होंने उससे एक खुशहाल परिवार के साथ जीने का वादा मांगा था। प्रेजेंट में यू स्माइल करते आगे बढ़ता है कि एक दिन अपने माँ को साथ में इमेजिन करते हुए वो खुद की एक हैप्पी फैमिली जरूर बनाएगा। जिस घर का उसे एड्रेस मिला था ना, इतना बड़ा और लग्जरी देख के उसके तो खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी निको टावल में दौड़ते हुए उसे लात मार कहती है, साले चोर, स्टॉकर। यू कहता है, अरे तुम गलत समझ रही हो, तो समझाओ जल्दी, नहीं तो। तभी वो फिसल के गिर जाती है। ओह, ये फ्लोर पे पानी कहाँ से आ रहा है? तुम्हारा ऑरा तो माइनस में चला गया। निको गुस्से से उसे पीटने बढ़ती है, पर यू एक टॉवल लेके उसके सर पोंछते हुए कहता है, फ्लोर पे पानी यहाँ से आ रहा है। निको पहले तो मना करती है, पर यू कहता है, जरा रिलैक्स रहना, इतना झंझलाए के क्या बात बा। तभी निको की बाकी दोनों सिस्टर्स घर लौट यू को देख पूछती हैं, ये चिरकुट यहाँ क्या कर रहा है? यू भी उतना ही हैरान था कि तीनों रॉयल प्रिंसेस यहाँ क्यों हैं। तभी यू को उनका कॉल आता है जिन्होंने उसे एड्रेस दिया था। वो पूछते हैं, पहुँच गए बेटे? ठीक है, आज से तुम वहीं रहोगे। देखो तुम्हारी माँ का मेरे पे बहुत एहसान है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। और मेरी बेटियों से तो अब तक तुम मिल ही चुके होगे, उम्मीद करूंगा उनसे मिलकर तुम्हें खुशी हुई होगी। कॉल कट होता है और यू सोचता है, पर मुझे नहीं लगता कि इन्हें जरा से भी खुशी हुई है। हाँ, डैड भी पता नहीं किस किस को सड़क से उठा लाते हैं। अब तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के भी नहीं निकाल सकती। यू सोचता है कि भले ही ये वार्म वेलकम ना हो, पर उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है। वो कहता है, मैं हूँ यू आया से। लड़कियां कहती हैं, तो क्या मैं नाचूं? तभी यू को फ्लोर पे कुछ पड़ा दिखता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, काजुकी फटाक से उसे उठा लेती है। तभी उसकी नजर घर पे जाती है और यू कहता है, वेल सुअरों के घर से तो बढ़िया ही है। काजुकी निको से कहती है, आज तेरा काम था ना साफ सफाई का,
हाँ पर तुम भी तो कर सकती हो ना। वो देखता है बर्तन भी गंदे हैं और कपड़े भी बस वॉशिंग मशीन में फेंके हुए हैं। मीवा भी अपना कुछ बहाना देती है पर तभी कहती है ये आया है ना, ये साफ करेगा। और सभी फिर बताने लगती हैं कि उनका कितना बिजी शेड्यूल रहता है। जब तक वो फालतू के बहाने दे रही होती हैं यू तब तक तो सारा काम निपटा देता है और पास जाके पूछता है और कुछ साफ करना है क्या। सभी लड़कियां एक ग्रुप बना के बात करती हैं। मुझे ये लड़का बड़ा चालाक लगता है, हमें इसकी बातों से बच के रहना चाहिए। अगले दिन छुट्टी होता है और यू और सोना चाहता था पर सुबह सुबह धड़ाम धुरुम की आवाज उसे सोने नहीं देती। वो देखता है तो नीको अपना प्रैक्टिस कर रही होती है, मीवा अपना चाल चल रही होती है, घोड़ा मारू यहाँ थी, और काजुकी अपना ग्रीन जूस बना रही होती है। वो कहती है कि घर का ख्याल रखना, हम सभी बाहर जा रहे हैं। यू कहता है पर उससे पहले हम साथ में ब्रेकफास्ट तो कर सकते हैं ना। काजुकी कहती है हाँ लेट हो जाएगा। वो मीवा से ब्रेकफास्ट करने को कहता है पर देखता है तो वो तो अपनी कुछ रेडी टू ईट चबा रही होती है। खुद के लिए बनाते हुए वो सोचता है कि कैसे उसकी मॉम भी इतना ही जल्दी में हमेशा रहती थी। जब वो खाने बैठता है, हे तुमने ये कहाँ से मंगाया? यू कहता है मैंने मंगाया नहीं, बनाया है, तुम्हें चाहिए क्या? नीको मना कर देती है कि वो डाइट पे है। यू कहता है ब्रेकफास्ट से कुछ नहीं होता। पर उसकी बातों से यू को लगता है कि कैसे सभी सिस्टर्स ना सिर्फ अपने टैलेंट को लेके बल्कि उसके हिसाब से ही बॉडी में जाने वाले न्यूट्रिशंस को भी टॉप प्रायोरिटी देती हैं। जैसे ही सभी भागते हैं अपने अपने काम पे, यू उन्हें रोक के कहता है तुम लोग कुछ भूल रही हो। सभी पैनिक में आ जाती हैं और चेक करने लगती हैं। जब उन्हें ऐसा कुछ नहीं लगता तो कहती हैं क्या भूल रहे हैं, जल्दी बको ना। यू कहता है हैव ए नाइस डे। सभी गालियां देते हुए निकल जाते हैं। हालांकि ये वर्ड सुन के तीनों को काफी अच्छा लगा था। इधर यू को मिकाडिनो का कॉल आता है जो बताते हैं कि उनकी सभी बेटियां मुश्किल दौर से गुजरने वाली हैं। काजुकी एक टफ ऑडिशन देने जाने वाली है। निको का मार्शल आर्ट चैंपियनशिप आ रहा है और मीवा भी अपने टूर्नामेंट में पार्ट ली है। तुम जरा असिस्टेंट बन के उनका ध्यान रखना। यू को अब समझ नहीं आ रहा था कि एक उसके जैसा साधारण सा लड़का कैसे प्रोडिजीज की हेल्प कर पाएगा, और उसकी हेल्प करने के बाद भी अगर वो सक्सेस नहीं हुई तो सभी बाकियों की नजर में वैसे ही फेल हो जाएंगी जैसे मुझे लोग मानते हैं। पर वो डिसाइड करता है कि एक कोशिश करके तो मैं जरूर देखूंगा। सबसे पहले तो उसका प्लान होता है कि सभी को एक साथ खाने पे लाने का, क्योंकि इससे वो उनके बारे में और जान पाएगा। उस शाम जब नीको घर आती है तो यू को खाना बनाते देख चिल्ला पड़ती है। वो भूल ही गई थी कि ये भी साथ ही में रह रहा है। यू उसकी तरफ देख कहता है कड़क है, तुम्हें टेस्ट करना है? पर नीको कहती है मैं खाने को चुनती हूँ, ना कि खाना मुझे। जब वो फ्रेश होकर निकलती है तो देखती है यू संजू कपूर की पेड कोर्सेस लेके बैठा है। इतना ही नहीं, पका भी कुछ वैसे ही क्रेजी स्टाइल में रहा है। मीवा आते हुए पूछती है तुम्हारे तोते क्यों उड़े हुए हैं? यू बताता है कि क्योंकि मैं ग्रेटेस्ट मील जो बना रहा हूँ तुम लोगों के लिए। पर लड़कियां तो कहती हैं हाँ पर खाएगा कौन? निको याद करती है कि कैसे बचपन से वो उसकी बहनों ने कितने मेट्स के खाने को रिजेक्ट किया है। वो मानती है कि मेरे लिए क्या सही है वो मुझे ही पता है। सो कॉल्ड न्यूट्रिशंस को खाते हुए उसे ख्याल आता है कि चल के तो देख ही सकती हूँ कि जोकर ने क्या बनाया है। वो वेजिटेबल्स से बने इतने डिशेस देख के हैरान रह जाती है। तभी यू उसके पास कहता है इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सब इनफ मात्रा में है जितना एक एथलीट को चाहिए होता है। नीको कहती है अच्छा ठीक है, टेस्ट करती हूँ। यू कहता है तुम्हारा शुक्रिया। नीको उसके खाने की काफी ज्यादा तारीफ करती है और यू को ऐसा लगता है कि उसने एक खिसियाई बिल्ली को तो मना लिया। ये सब कोने से देख मीवा ललच रही होती है। ओए छोड़ी, थारा भी वेल रिजल्ट मिल रेडी है। मीवा कहती है हाँ डरा क्यों रहा है? दोनों हैरान होती हैं कि सिर्फ एक मील के लिए उसने विकिपीडिया रट डाला और यहाँ वो कैजुअली बातें करती हैं जैसे बचपन में वो बैठ के किया करते थे। तभी काजुकी आती है और देख के हैरान कि ये दोनों कब से इसकी बातों में आ गई। तभी यू उसके पास अपनी फ्री की दुकान लेके पहुंच जाता है कि इसे खा के आप भी थिएटर में 80 के दशक की हेमा मालिनी लगेंगी। काजुकी एकदम मना करती है और कहते हुए चली जाती है कि मैं खाने को चुनती हूँ, ना कि खाना मुझे। यू निको से पूछता है ये लाइन तुमने इसी से सीखा था क्या? यू को यहाँ ऐसा लगता है कि उसके हाथ से खाने की जगह एक बिल्ली तो उसे काट के ही चली गई। निको को यू के लिए बुरा लगता है तो वो उसका खाना भी लेके कहती है लाओ मैं खा जाती हूँ, नहीं खाना महारानी साहिबा को तो। पर यू मना करता है कि इसमें हाई कार्ब्स हैं जो तुम्हें मोटा कर सकते हैं। निको जो बेचारे की मेहनत पे अभी तरस खा रही होती है उसे घूरते हुए देखती है। यू तुरंत से उसे अपनी बातों में ले लेता है कि चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारे हर डाइट को मेजर करूंगा। जो सुनते निको में लाइकोपेन प्रोड्यूस होने लगता है। अब 3 दिन बीत जाते हैं और काजुकी अब भी उसकी बनाई मील नहीं टेस्ट कर रही होती। वो आज स्कूल में उसे ढूंढता है जो लड़कियों से घिरी हुई होती है। वो उसे देख पूछती है एक टैलेंटलेस लड़के को मुझसे क्या काम आ गया? यू कहता है ऐसा नहीं है, देखना आज रात में कुछ ऐसा करूंगा जो तुम्हें खुश कर देगा। बेचारा तो खाने की बात कर रहा था पर लड़कियां पूछती हैं ये सब क्या चल रहा है, क्या वो उसे डेट कर रही है? काजुकी यू से कहती है फालतू बात करना बंद करो और भागो यहाँ से। यू निको को ढूंढता है ताकि इस चीज में वो उसकी कोई हेल्प कर सके,
पर जैसे ही वो उसे हेलो करता है, वाइस प्रेसिडेंट और बाकी सब उसे घेर लेते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट से फ्रेंडली बात करने की। तभी उसकी नजर निको पे जाती है, जो उसे ऐसे देख रही थी कि अभी यू को यहीं चीर फाड़ देगी। खतरा भापते हुए वो भाग निकलता है, ये सोचते हुए कि अब मीवा ही मेरी मदद कर सकती है। इधर मीवा अपने दिमाग को भोजन करा रही थी, तभी पास की लड़कियां एक मैथ्स प्रॉब्लम पर डिस्कस कर रही होती हैं, जिसका सोल्यूशन वो भाईवा में ही दे देती है। लड़कियां वहाँ से निकल जाती हैं, ये कहते हुए कि बस आंसर करने के लिए ही ये मुंह खोलती है। यू उससे पूछता है साथ में लंच करें? मीवा कहती है मुझे कोई शौक नहीं है। वो आगे बढ़ जाती है, ये कहते हुए कि मेरा पीछा मत करो, पर यू कहाँ मानने वाला था। वो कहता है लंच करने के लिए इतना कौन भगाता है। गार्डन में आके वो थक के बैठते हैं, जहाँ यू पूछता है वो स्कूल में ऐसे क्यों अकेली अकेली शांत शांत सी रहती है। मीवा कहती है क्योंकि रॉयल होने की वजह से मैं जल्दी किसी से कनेक्ट नहीं हो पाती। हाँ मैं समझ सकता हूँ, एक रॉयल होने पे लोग आपसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मीवा हंसते हुए कहती है तुम और रॉयल वेरी फनी। यहाँ वो बताती है कि काजुकी को मैं बचपन में अक्सर कहते सुनती थी, मॉम मेरा वो स्पेशल डिश आज बनाओगी क्या? तो अगर तुम उसका फेवरेट डिश पता कर पाए तो शायद वो मान जाए। अगले दिन जब वो डिनर बना रहा होता है, देखता है काजुकी अचानक से गिर पड़ती है। सभी देखते हैं तो उसे तो तेज बुखार होता है। वो यू की डिश के साथ पहुंचते हैं उसका ख्याल रखने, पर वो तो तीनों को गेट के बाहर कर देती है, ये कहते हुए कि मुझे आराम करने दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। इधर यू तरह तरह की गर्मा गर्म डिशेज उसके कमरे में भेजता है, पर काजुकी सबको बेकार और कचरा कह के रिजेक्ट कर देती है। यू को अब गुस्सा आता है और इस बार वो खुद उसके कमरे में जाता है। काजुकी उसे कमरे से बाहर करके लॉक लगाने बढ़ती है, तभी कमजोरी से वो उसके ऊपर गिर पड़ी थी। यू उससे पोलाइटली कहता है कि अगर वो जल्दी ठीक नहीं हुई तो अपने रिहर्सल में पीछे रह जाएगी। काजुकी फिर अनशन तोड़ती है और यू कहता है जब तक वो घर पे है वो उसका पार्टनर बनकर उसके रिहर्सल में हेल्प करा देगा, क्योंकि आखिर वो द ग्रेट सुबुरु का बेटा है। काजुकी ये सुन कहती है ठीक है ट्राई करो। यू लाइंस बोलता है और ये बिल्कुल वैसा ही था, आलू ले लो। काजुकी उसे बाहर निकाल देती है और दोबारा बोलने पे 38% जीएसटी लगा दी थी, पर यू कहाँ मानने वाला था। जब भी उसके लिए खाना लेके जाता, कैरेक्टर में घुसने की कोशिश करता और हर बार लात मार के निकाला जाता। काजुकी एक रात सोच रही होती है कि उसे लगता है ये कितना आसान है, और अपने पास्ट को याद करती है जहाँ कितने हर्डल्स और प्रॉब्लम्स को वो अपने स्टार्टिंग टाइम फेस किया करती थी। एक दिन देर रात तक वो उसे टेलीविजन के सामने बैठ के प्रैक्टिस करते देखती है। भले ही यहाँ भी वो आलू कांदा ही बेच रहा हो, पर उसकी डिटर्मिनेशन से वो टच होती है। अगले दिन यू एज यूजुअल उसके रूम में आता है और अपने डायलॉग्स बोलना शुरू कर देता है, पर इस बार काजुकी भी उसे ज्वाइन करती है और यू एक्टिंग करते हुए परफेक्ट इमोशंस के साथ अपना लाइन बोलता है, जो सुन काजुकी हैरान रह जाती है। यू भी ये जानकर इमोशनल हो जाता है कि उसने ये वाला अच्छा किया, और बताता है कि कैसे पिछले 10 सालों में उसने जितनी एक्टिंग नहीं सीखी उसने उतना सिर्फ 10 दिन में सीख लिया। काजुकी तभी उससे पूछती है कि क्या वो उसके लिए कुछ स्पेशल बना सकता है। यू एक्साइटेड होकर कहता है हाँ क्यों नहीं, बताओ ऐसा क्या है। पर काजुकी एम्बेरस्ड होकर के बेड में चली जाती है, ये कहते हुए कि बस मुझे गाजर पालक मशरूम करेला लौकी भिंडी बैगन शिमला मिर्च नहीं पसंद है। यू सोचता है इसने धरती पे पाए जाने वाले लगभग सारे वेजेस को तो नहीं बोल दिया है। अगले दिन दोनों बहनें देख के हैरान होती हैं कि काजुकी उनके साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही है। यू उसके पूरा फिनिश करने पे शाबाशी देता है और बताता है कि दरअसल मैंने कैरेट और बाकी सब जो तुम्हें नहीं पसंद वो ब्लेंड करके डाला है, जिससे तुम्हें पता ही न चले और न्यूट्रिशन भी मिल जाए। जो सुनने काजुकी हैरान होती है, क्योंकि बावजूद ये उससे अच्छा लगा था। यू फाइनली खुश होता है कि अब सभी खिसियाई बिल्लियां खंबा नहीं नोचेंगी। आज के दिन निकलते हुए सभी यू से कहती हैं कि आज से उसका डिनर न बनाए, क्योंकि लेट से आने की वजह से वो बाहर ही खा लेंगी। यू याद करता है कैसे उसकी मॉम भी ऐसा ही किया करती थी, महीनों महीनों तक साथ ना बैठ करके खाना, जिस वजह से उनके बीच दूरियां बनती चली गई। और ये मिकाडिनो सिस्टर्स भी वैसे ही हैं, टैलेंट से भरी हुई और अपने कामों को लेके ऑब्सेस्ड। वही वो जिसको बस खाना बनाना और झाड़ू पोछा करना आता है। तभी उसे सर मिकाडिनो की बात याद आती है कि उनकी बेटियों पर भारी स्ट्रेस और लोड आने वाला है। दूसरी ओर उसकी मॉम की भी बातें उसके ध्यान में थी कि उसे एक अपनी हैप्पी फैमिली बनानी है। वो सोचता है कि क्यों ना आपदा को अवसर में बदला जाए, लेकिन उसे तो पता ही नहीं कि एक हैप्पी फैमिली कैसी होती है। तो वो अपनी मॉम के उस टीवी शो को देखने बैठता है। वो हैरान होता है देख करके कि उसकी माँ कैरेक्टर में कितना केयरिंग मॉम का रोल कर रही हैं। तभी शो में वो अपने बच्चों को वेडिंग वीडियो दिखाने बैठते हैं और अपनी मॉम को वेडिंग ड्रेस में देख यू के आंसू नहीं रुकते। वो सोचता है आपकी लाइफ सेट थी, यहाँ मेरे तो घोड़े लगे हैं सब ठीक करने में। तभी मिकाडिनो सिस्टर्स थकी हुई घर पहुँचती हैं और यू को इमोशनल देख करके कारण पूछती हैं। काजुकी को शो में उसकी मॉम दिखती हैं, जिससे उसे लगता है कि वो खुद को लोनली फील कर रहा है। वो कहती है तुम्हें हमारे साथ घुलने मिलने के लिए खुद को इतना फोर्स भी करने की जरूरत नहीं है। निको कहती है हाँ तुम मुफ्त खोड़ी में भी यहाँ रह सकते हो। जो सुन यू कहता है नहीं मैं ऐसा फिर से नहीं कर सकता।
हाँ, मेरे और मॉम के बीच टैलेंट को लेकर के बहुत दूरियां थी, पर हमें बहुत सिमिलरिटीज भी थी, और जब तक मैं उन सिमिलरिटीज को एक ब्रिज की तरह उनसे कनेक्ट कर पाता वो चल बसे। पर फिर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम सभी के साथ एक हैप्पी फैमिली बनाऊंगा। जो सुन सभी के तोते उड़ जाते हैं। क्या बक रहा है ये? अच्छा बताओ जरा, और ये कैसे करोगे तुम? तभी मिकाडिनो सिस्टर्स का ध्यान उस शो के किसिंग सीन पे जाता है और वो यू की तरफ मुड़ती हैं, अपने आप को वेडिंग ड्रेस में इमेजिन करते हुए कि कहीं ये इस तरह की फैमिली बनाने की तो बात नहीं कर रहा। जब यू सभी से उनके डेट ऑफ बर्थ पूछता है, वो गुस्से में कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जैसा वो सोच रहा है। बात लेते हुए निको सोचती है वो अच्छा लड़का है, खाना भी बना लेता है, लेकिन इसका मतलब क्या है, कुछ भी सोचेगा। तभी उसके चिल्लाने पे वो टॉवल में ही भाग के देखने आती है। यू बताता है कि वो गाजर लाना भूल गया। निको उसे इडियट कहती है जो इतनी सी बात पे हल्ला कर रहा है। तभी यू नोटिस कर कहता है तुम्हें थोड़े कपड़े डाल लेने चाहिए। निको उसे गाली बकते हुए लौटती है। तभी मीवा से वो टकरा जाती है। वो उसे देख पूछती है कि वो इतना ब्लश क्यों कर रही है। निको कहती है मैं कहाँ ब्लश कर रही। मीवा देखती है साइड में यू है और ये टॉवल में खड़ी है, कहीं यू तो नहीं रीजन है उसके ब्लश करने का। पीछे से तभी यू आकर के मीवा को उसे अपने कपड़े ले जाने देता है। जैसे ही उसका हाथ टच होता है मीवा सब गिरा देती है और उल्टा यू को ही इल्जाम लगाती है। ये चीज निको नोटिस करती है और कहती है ये क्या था, तुम्हें उस पे क्रश तो नहीं आ रहा। और दोनों इसी बात पे लड़ने लगती हैं कि हट, इस गधे के लिए फीलिंग्स किसके दिल में आएंगी। काजुकी पहुंचती है तो यू ऑस्ट्रिच जैसी से कढ़ाई ऊपर रख देने को कहता है। इसके बाद वो काजुकी चान कह के उसे थैंक्स करता है, जो सुन काजुकी मुंह घुमा के ब्लश करती है। अब वो दोनों नहीं बल्कि तीनों झगड़ रहे होते हैं। इधर बिना रीजन जान रहा यू पूछता है वो अब किस टॉपिक पे शुरू हो गई हैं, क्या वो प्यार से नहीं रह सकती? जिस पर सभी उसे आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा कह के निकल लेते हैं। यू सोचता है ये नहीं सुधरेंगी, सारा गंदगी फिर से फैला रखा है इन्होंने। पर वो खुश होता है कि एटलीस्ट वो सभी को साथ में एक टेबल पे तो ला पाया। तभी उसे टेबल पे एक फोटो दिखती है जो सभी मिकाडिनो सिस्टर्स की पास्ट की होती हैं, जिसमें वो एक साथ काफी एनर्जेटिक और खुश दिख रही थी। पर जब वो एक एक करके पूछने जाता है कि क्या किसी ने टेबल पे अपना पिक्चर छोड़ा है, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता। यू समझ जाता है कि तीनों में से कोई एक तो झूठ बोल रही है और वो जो भी है मन ही मन चाहती है कि सभी पहले की तरह साथ में टाइम स्पेंड करें। इससे पहले वो उनके वीकेंड के प्लान पूछता, तीनों एक एक करके कहती हैं कि इस वीकेंड वो बहुत ही बिजी रहने वाली हैं और सभी हाँ में हाँ मिलाती हैं कि हाँ मेरा ऑडिशन है, मेरा कंपटीशन है, मेरा टूर्नामेंट है। स्कूल में यू समझ नहीं पाता कि वो कैसे इन्हें एक साथ करे। वो सभी के लोकेशन चेक करता है और उसे एक आइडिया आता है। रात में वो सभी को दूध के साथ एक और गर्मा गर्म न्यूज देता है कि वो वीकेंड पे 2 दिन के लिए होटल बुक किया है उनके लोकेशन से नजदीक, जहाँ से वो सभी आसानी से अपने ऑडिशन, कंपटीशन और टूर्नामेंट्स के लिए जा सकती हैं। मीवा कहती है होटल फूड मुझे पसंद नहीं है। यू कहता है एहे, मेरे हाथ के खाने की आदत लग रही है क्या? वीकेंड को मीवा अपना कंपटीशन में ओपोनेंट को चेकमेट करके खत्म करती है। होटल जाते हुए रास्ते में वो चेरी ब्लॉसम्स फेस्टिवल का एड देख सोचती है वो पल दोबारा कभी नहीं आने वाला। जब वो होटल पहुंचती है तो देख के हैरान होती है कि काजुकी भी चेक इन कर रही थी। दोनों बहस ही कर रहे थे कि तभी निको भी पहुंच जाती है। सभी बात करते हैं कि हाँ यही होटल से मेरा लोकेशन भी नजदीक दिखा रहा था। तभी यू पहुंचता है, क्या हाल है मोहतरमाओ, हम एक ही रूम में रुकेंगे ताकि तुम्हें एक साथ सिबलिंग वाली थोड़ी फीलिंग आए। वो पूछती हैं अच्छा हमारा तो समझ आता है, तुम्हारा क्या? यू कहता है मैं हूँ आपका टूर गाइड जो आपको पास ही में लगे चेरी ब्लॉसम्स फेस्टिवल का टूर कराएगा। सभी कहती हैं क्या बकवास है, हम यहाँ सीरियस चीजों के लिए आए हैं ना कि घूमने। यू कहता है वहाँ के श्राइन में प्रे करने से तुम्हें गुड लक मिलेगा। निको कहती है ये सब लूजर्स सोचते हैं, चैंपियंस हमेशा खुद पे भरोसा करते हैं। तभी यू उन पॉपुलर लोगों की फोटो दिखाता है जो इस श्राइन पे अक्सर देखे गए हैं। लड़कियों का मन और खींचने के लिए यू वहाँ के डिशेस दिखाने लगता है। वो कहती हैं होटल के खाने से तो अच्छा ही लग रहा है और काजुकी सबसे पहले राजी होती है जाने के लिए। सभी फिर युकाता लेने आते हैं जहाँ की शॉपकीपर तो मिकाडिनो सिस्टर्स को अपने शॉप में देख यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। वो तुरंत से उन्हें बेस्ट रिकमेंड करती हैं जिसे पहन दोनों बहनें जापानीज गॉडेस लग रही थी। तभी यू का ध्यान निको पे जाता है जो साइड में बैठी होती है। वो उसे भी कोई पिक करने कहता है पर निको कहती है मेरे लायक यहाँ कुछ भी नहीं है। तभी शॉपकीपर उसे एक ब्लू किमोनो दिखाते हुए कहती हैं ये आपके लड़के जैसे पर्सनालिटी पे फिट आएगा। निको याद करती है कि कैसे उसे भी गर्ली चीजें पसंद थी पर बावजूद इसके डैड उसे हमेशा डेनिम ला के दे देते थे। यहाँ यू उसके लिए एक पिंक कलर चूज करके लाता है जो देख बाकी दोनों लड़कियां हंसते हुए कहती हैं उसे कोई शौक नहीं है क्यूट दिखने का। यू कहता है ऐसा क्यों है, आखिर वो एक लड़की है और इसमें वो खूबसूरत दिखेगी। निको दोनों पीस लेकर के ट्राई करने जाती है और जब वो पिंक ड्रेस पहन के निकलती है सभी उसकी खूबसूरती देख दंग रह जाते हैं। क्या कभी लड़की नहीं दिखे क्या? सीन फेस्टिवल में शिफ्ट होता है जहां पहुंचने के 2 सेकंड के अंदर ही काजुकी अपने फैंस से घिर जाती है। मैं आपकी सारी परफॉर्मेंस देखती हूँ,
काजुकी सभी का आभार व्यक्त कर रही होती है। वहीं इधर यू तो सोच रहा था, क्या मुसीबत है, मैं यहाँ तीनों बहनों को एक साथ फेस्टिवल एंजॉय करने लाया हूँ, पर काजुकी को तो ये अकेला ही नहीं छोड़ रहे हैं। तभी एक लड़की नाराज होती है क्योंकि उसकी दोस्त जो उसके साथ फेस्टिवल घूमने आई थी अब काजुकी की चमचागिरी करने में लगी हुई है। वो कहते हुए निकलती है कि सेलिब्रिटी लोग बस पर्दे पे ही अच्छे बनते हैं। तभी उसकी स्लीपर टूटने से वो गिरने वाली होती है, पर काजुकी उसे एक प्रिंस की तरह बचा लेती है और उस लड़की के सारे थॉट एक सेकंड में उसके प्रति चेंज हो जाते हैं। काजुकी फिर उसे उसकी दोस्तों के पास उतार करके जाने बढ़ती है। तभी कोई उसे झाड़ियों में खींच लेता है। काजुकी गुस्से में देखती है तो ये यू था जो उससे कुछ खा लेने के लिए कहता है। फिर वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पैर में घाव लगा है। काजुकी उसे क्रीप कहती है, इतना उस पर अटेंशन रखने के लिए। पर यू कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था साथ ले जाने के लिए। वो उसके पैरों को देखता है जो टाइट स्ट्रिप की वजह से छिल गया था। वो कहता है कि तुमने ऐसे भी एक लड़की को कैरी किया, किसी से मदद क्यों नहीं मांगी। काजुकी कहती है क्योंकि मैं उनकी नजरों में प्रिंस हूँ और एक प्रिंस कभी खुद को कमजोर नहीं दिखाता। यू उसके लॉजिक पर हंसता है कि सबसे ताकतवर प्रिंस को भी समय समय पर दूसरों की मदद लगती है। फिर वो उसके पैर मांगता है बैंडेज लगाने के लिए जिससे और घाव गहरा ना हो। दूसरी ओर मीवा और नीको मछली पकड़ने वाला गेम एंजॉय कर रही होती हैं, जहाँ नीको के हाथ कुछ नहीं लगता। तभी यू आता है काजुकी के साथ और उसे मास्क डाले देख दोनों खूब हंसती हैं कि हाँ ऐसे ही रहो वरना लोग तुम्हारी शक्ल देख के आ जाएंगे और हम देख के भाग जाएंगे। और काजुकी तो बस मास्क के पीछे स्माइल कर रही होती है। यहाँ यू दो के पेयर का टीम बनाता है और बीच गेम में ही निकलता है ये कहते हुए कि मैं अभी आया। यहाँ उसका प्लान होता है कि इन्हें थोड़ा पर्सनल स्पेस दिया जाए। वो इस फेस्टिवल के उस जगह पे आता है जो उसका असली मकसद था, ये चैलेंज पार करके उस गोल्डन स्टैचू के साथ मिकाडिनो सिस्टर्स का फोटो लेना, जिससे उन सिस्टर्स की मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। चैलेंज शुरू होता है और पहला कंटेस्टेंट धराम पानी में। यू समझ जाता है कि ये मिस्टर बीस्ट नहीं ऑर्गेनाइज करवाया होगा क्योंकि हर पत्तियां हार्ड नहीं है। यहाँ पे कोई भी अभी तक पार नहीं कर पा रहा था और टाइम की बर्बादी बता करके चले जा रहे थे। यू कोशिश करता है और वो भी अपने पहले पत्ते पे ही गिर जाता है, पर बाकियों की तरह गिव अप करने की जगह वो कोशिश करता रहता है। घंटों बीतते हैं, बारिश भी शुरू हो गई थी और ये मेढक अभी तक इधर कूदे ही जा रहा था। कार्ल और नोलन कहते हैं कि किसी और दिन आना बच्चे, आज तुम्हारा लक नहीं है। यू कहता है बच्चा नहीं कहना अंकल, और इस बार राइटर उसे ये पार करवा ही देता है। कार्ल और नोलन कहते हैं जल्दी फोटो लो और भी हमें वीडियोस बनाने जाना है। यू कहता है कि थोड़ी देर रुकिए, मैं उन्हें लेके आता हूँ जिन्हें साथ में फोटो लेनी है। यू जब भाग के पहुँचता है तो देखता है कि बारिश की वजह से फेस्टिवल रद्द कर दी गई है और दूर दूर तक कोई उसे नहीं दिख रहा। वो सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं उन्हें साथ करके खुद ही घंटों तक गायब हो गया। तभी उसकी आंखें खुलती है और तीनों लड़कियां उसके ऊपर अम्ब्रेला करके खड़ी थी। यू हैरानी से पूछता है कि तुम लोग गए नहीं। काजुकी कहती है टूर गाइड महाशय, आप हमें यहाँ पर लाए थे तो आप ही ले जाएंगे ना। तभी सभी उसे उनके अम्ब्रेला में उठने के लिए कहती हैं। ये देख के कि तीनों ने एक ही साथ एक बार कहा है, सभी बहस करने लगती हैं कि तू ले जा तो तू ले जा। रॉक पेपर सीजर होता है और हारने वाला यू को साथ ले जाएगा और अंदर ही अंदर तो सभी हारना चाहती थी। नीको हारती है और उसके साथ बढ़ते हुए उसकी हार्ट बीट भी बढ़ रही थी। होटल पहुंच तीनों लड़कियां हॉट स्प्रिंग के मजे लेती हैं और नीको अभी सोच रही थी कि यू के साथ आने पे उसे ऐसा क्यों फील हो रहा था। उसे ऐसे देख लड़कियां अपने लड़कियापन पर उतर आती हैं कि कोई फायदा नहीं है सब करने का। बहसबाजी करने के बाद जब वो रूम की तरफ लौटती हैं तो देखती हैं यू खड़ा है। वो उससे पूछती हैं तो यू कहता है कि मैं अपने लिए रूम बुक करना ही भूल गया, ये बताने रुका था कि मैं जा रहा हूँ। काजुकी उसे रोकते हुए बेवकूफ कहती है और सभी उसे अपने रूम में लाती हैं। लड़कियां कहती हैं कि ऐसे उसे भीगते हुए रात में तो नहीं छोड़ सकते ना। यू थैंक्स करता है और कहता है कि मुझे भी एक नाइट ड्रेस ढूंढना होगा। वो काजुकी की तरफ से ढूंढना शुरू करता है, नहीं मिलता तो मीवा उसकी मदद करने लगती है। फाइनली नीको को दिखता है पर वो ऊपर था तो यू उसके पास जाकर के उतारता है। जब वो बात लेने जाता है सभी लड़कियां कहती हैं ये रूम को और बड़ा होना चाहिए था। जब सभी बेड पर होती हैं तो एक लड़के के रूम में होने पे बहनों को तो नींद ही नहीं आ रही थी, पर इधर यू तो मस्त स्माइल करके लेटा था क्योंकि उसने वो मोमेंट को रिक्रिएट किया। पहले तो वहाँ वो हंस नहीं रही थी, लेकिन थोड़ा जब यू नौटंकी किया तो हंस पड़ी। प्रेजेंट में यू उस पुरानी फोटोज को ढूंढने निकालता है ताकि वो कंपेयर करे, तो उसे एक नोट मिलता है कि मैंने अपनी फोटो वापस ले ली है, थैंक्स। यू खुशी खुशी नींद में जाता है कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ। तभी तीनों बहनें एक साथ उठ कहती हैं ये कितना जल्दी सो गया। फिर सभी आज के दिन की बातें करने लगती हैं। काजुकी कहती है नीको आज पिंक कमोनो में काफी अच्छी दिख रही थी ना। नीको कहती है हाँ, और तुम भी आज अपने एक्टिंग से बाहर निकल करके गेम एंजॉय की। मीवा कहती है हाँ, पर जीती तो मैं ही ना, बचपन में भी मैं ही हर गेम जीतती थी। नीको कहती है ऐसा नहीं है, पीछे से काजुकी निशाना लेती थी क्योंकि हारने पे तू लोटा लोटा के रोने लग जाती थी।
फिर सभी बात करती हैं कि कैसे घर पे साथ रहने के बाद भी ऐसा लगता नहीं था कि हम साथ में हैं। इधर मीवा उन दोनों फोटोज को देख यू को थैंक्स कहती है, क्योंकि एक दिन के लिए ही सही पर वो अपने सिस्टर्स को फिर से उस पुराने वर्जन में देख पाई। अगले दिन से यू नोटिस करता है लड़कियां फेस्टिवल के बाद से ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताने लगी हैं। तभी उसे ध्यान आता है कि उसने तो उन्हें एक स्पेशल डिश बना के खिलाने का वादा किया था। तो स्कूल के बाद वो खुशी खुशी सारा सामान लेकर के घर की तरफ बढ़ता है। वो शूज देख करके सोचता है कि क्या आज सभी घर जल्दी आ गई हैं। उसे एक एक्स्ट्रा शूज का पेयर भी दिखता है। अंदर आने पे उसे लड़कियां किसी के सामने खड़ी नजर आती हैं और उस इंसान की आवाज से यू समझ जाता है कि ये सर मिकाडिनो हैं। वो तुरंत से उन्हें ग्रीट करता है और यहाँ रखने के लिए थैंक्स कहता है। मिकाडिनो कहते हैं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम भी अपने टैलेंट पे काम करो, जिससे सुबुरु की लेगेसी तुम्हारे थ्रू दिखाई दे। यू यहाँ नोटिस करता है कि तीनों बहनें कुछ ज्यादा ही शांत खड़ी हैं। थोड़ी देर में उसे समझ आ जाता है कि मिकाडिनो उनकी क्लास ले रहे हैं। सभी एक एक करके अपना रिपोर्ट देती हैं कि कैसे वो अपने अपने फील्ड में डोमिनेट कर रही हैं। वो फिर निकलने बढ़ते हैं तो यू उन्हें रोकते हुए कहता है, सर आप आई हैं तो रुक जाइए, मैं डिनर बना रहा हूँ, करके जाइएगा। मिकाडिनो कहते हैं कि वो जिस अपडेट के लिए आए थे उन्हें वो मिल गया है। निकलते हुए उनकी नजर मास्क पर पड़ती है और वो पूछते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहा है। यू कहता है, ये हम चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में गए थे, वहीं काजुकी की फेस को छुपाने में काम आया था। वो पूछते हैं किसका आइडिया था ये। यू कहता है, मेरा। इससे वहाँ के इन्हें साइंस की ब्लेसिंग भी मिली और वो अपनी मेमोरीज को भी जी पाई। अचानक से मिकाडिनो का टोन बदल जाता है और वो कहते हैं, मेरी बेटियों को किसी लक के भरोसे नहीं बैठना है। मुझे नहीं पता था कि सुबुरु का बेटा एक टैलेंटलेस और कमजोर लड़का होगा जो ऐसी सोच रखता है। वो उसके कंधे पर हाथ रख के कहते हैं, अब मैं तुम्हारी ऐसी सोच की परछाई भी इनके ऊपर नहीं पड़ने दूंगा। पर इससे पहले कि वो उसे घर से निकालते, लड़कियां उसकी सपोर्ट में आती हैं कि भले ही वो एक टैलेंटलेस लड़का है लेकिन वो उनकी बहुत मदद करता है और इस घर का भी तो ध्यान रखता है। उसके डैड कहते हैं, तुम्हें पता है तुम किसे डिफेंड कर रही हो। वो कहती है, हाँ ये हमारी केयर करता है, इसलिए हम अपने अपने फील्ड में अच्छा कर पा रहे हैं, हमें इसकी जरूरत है। जो सुन यू को काफी अच्छा लगता है। मिकाडिनो मान जाते हैं उसे रखने देने के लिए, लेकिन इस शर्त पे कि आज से नो फेस्टिवल, नो एंजॉयमेंट और फालतू की चीजें। उनके जाने के बाद यू लड़कियों को डिनर करके जाने बोलता है, पर निको कहती है, बस बहुत हुआ, ये सब अब और नहीं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ यू सोचता है, एक वीक बीत गया हमें साथ में खाना खाए, मैंने जहाँ से शुरुआत की थी वहीं आ गया हूँ। पर इससे एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड क्यों हैं। सबका क्रेडिट मिकाडिनो सर की इंटेंस पेरेंटिंग को जाता है। स्कूल में निको अब और भी ज्यादा अपने प्रैक्टिस पे फोकस करने लगती है, सेम काजुकी और मीवा भी। पर इसके बाद जब उनके लंच का टाइम आता है, वो सोचती हैं कि कैसे यही चीज वो तो पहले भी खाया करती थी, लेकिन अब ये उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सभी यू की डिशेस को मिस कर रही थी। घर पे यू सोचता है कि कैसे सर मिकाडिनो को लगता है कि उसकी बेफिजूल की चीजें उनकी बेटियों के सक्सेस के रास्ते में आ रही हैं, पर यू तो बस उन्हें एक फैमिली की तरह फील करवाना चाहता था। वो सोचता है कि सब खत्म हो गया। तभी उसकी मॉम की बातें उसे ध्यान में आती हैं कि वो नहीं कर पाई तो क्या वो ऐसा कर सकता है, और यू सोचता है, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। अगले दिन जब लड़कियां अपने अपने रास्ते निकल रही थीं, निको मुड़ के दरवाजे से देख सोचती है कि कैसे उनके मना करने पे वो अब उन्हें हैव अ नाइस डे भी बोलने नहीं आता है। स्कूल में जब लड़कियां निको से पूछती हैं कि वो कैसे ये बोरिंग फूड खा लेती है, निको कहती है, मैटर ये नहीं करता ये खाने में अच्छा है या नहीं। जैसे ही वो अपना प्रोटीन शेक निकालने जाती है, उसे लंच बॉक्स मिलता है जिसमें यू ने उसके लिए टेस्टी और न्यूट्रिशंस वाला लंच भेजा था। ऐसा ही बाकी लड़कियों के साथ भी था। जब लड़कियां पूछती हैं, तो क्या ये तुम नहीं खाओगी, निको कहती है, मैं ही खाऊंगी और पूरा फिनिश करूंगी। वो सोचती है कि कैसे यू अब भी उनकी केयर करता है। वहीं यू तो 4 बजे सुबह उठने की वजह से क्लासरूम में ही सो रहा था। घर पे आके यू देखता है टिफिन पूरा फिनिश्ड है। तभी लड़कियां उसके साथ एक डिस्कशन करने बुलाती हैं। वो उनके लिए मील बनाना फिर से शुरू करे, क्योंकि इससे उन्हें अपने कामों में काफी मदद मिलती है। यू खुश होता है कि फाइनली अगले दिन से यू उनके सेपरेटेड लंच बॉक्स देता है और फिर उन्हें हैव अ नाइस डे बोलता है, जो सुन उन्हें काफी अच्छा लगता है। रिहर्सल पे काजुकी पहली बार फीमेल रोल ट्राई कर रही थी, जिससे उसे अजीब लगता है। वहीं निको को उसके सीनियर का कॉल आता है कि वो उसका परफॉर्मेंस मेजर करने खुद आ रहा है। मीवा से भी उसके मास्टर उसके आने वाले कंपटीशन के प्लान्स के बारे में पूछ रहे थे। सभी लड़कियां घर को लौट रही होती हैं, अपने अपने सर को झुकाकर सोचते हुए कि कैसे सभी का ध्यान उनकी तरफ आ रहा है, जिससे उन्हें प्रेशर फील हो रहा है। पर जैसे ही वो घर आती हैं, यू को देखती हैं खाने की तैयारी करते, और जब वो फिसल के गिर जाता है, लड़कियों का तो सारा स्ट्रेस एक पल के लिए गायब ही हो गया था। यू उन्हें कहते हुए डिनर सर्व करता है कि ये मैंने पहली बार बनाया है। सभी टेस्ट कर कहती हैं, एवरेज ही है, और याद करती हैं कि कैसे उसके डैड कहते थे कि एवरेज चीजें उनके लिए नहीं बनी, पर ये एवरेज उनके लिए स्पेशल से कम नहीं था।
यू जब बर्तन धो रहा होता है, काजुकी उसकी मदद के लिए आती है, ये कहते हुए कि मुझे अपनी फेमिनिन साइड पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। यू कहता है वैसे बर्तन धोना कोई जेंडर स्पेसिफिक काम नहीं है। वो बताती है कि कैसे उस पे फीमेल रोल करने का प्रेशर है, पर जब वो घर में आई उसकी नौटंकी से उसका सारा प्रेशर गायब हो गया। तभी उसका ध्यान यू के हाथ पर लगे बैंडेज पे जाता है। अब तक यहाँ सभी को लग रहा था कि यू एक ग्रेट कुक है, पर वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो बस रेसिपी को फॉलो करता रहता है। तभी जब वो बर्तन लेके बढ़ता है, एक्सेसिव काम करने की वजह से गिर पड़ता है और उसकी नोज ब्लीडिंग होने लगती है। काजुकी उसे देखने बढ़ती है, पर स्टेप गलत पड़ने से उसके ऊपर गिरती है, जिससे इनका एक्सीडेंटली किस हो जाता है। काजुकी सिंपल धीरे से उठती है और यू को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। वो तुरंत से माफ कीजिएगा करने लगता है कि ये गलती से हुआ। तभी काजुकी कहती है कि हाँ ये एक एक्सीडेंट था। यू ब्लीडिंग रोकते हुए सोचता है कि काजुकी सान एक एक्ट्रेस हैं, तो उनका किसिंग सीन होता रहता होगा, इसलिए वो उतने गुस्सा नहीं हुई, पर मुझे फिर भी उनसे बात करके क्लियर करना होगा। इधर निको काजुकी से वेदर रिपोर्ट जानने के लिए टीवी ऑन करने बोलती है, पर जब वो किसिंग सीन होते देखती है टीवी बंद कर देती है। थोड़ी देर में उसे मीवा एक जेली ट्राई करने बोलती है, ये कहते हुए कि ये काफी सॉफ्ट है, उसे ट्राई करना चाहिए। काजुकी का दिमाग उस किस से खुद को डाइवर्ट ही नहीं कर पा रहा था। तभी यू अंदर आता है। तुम्हें लॉक करने की तमीज नहीं है क्या? ओह सॉरी, मैं यहाँ उस किस के बारे में बात करने आया था, वो सही में एक्सीडेंटली था। सही कह रहे हो, तो मैं ऐसा मानूंगा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वैसे भी इसका कोई मतलब नहीं बनता। यू के जाने के बाद काजुकी सोचती है उसके ऐसे कहने का क्या मतलब है कि मेरा किसका कोई मतलब नहीं बनता। अब सेट पे काजुकी अपने फीमेल रोल के लिए रेडी होती है, अपने डैड के बातों को याद करते हुए कि एक एक्टर का मतलब ही होता है हर रोल में फिट हो जाना। पर वो कितना भी कोशिश कर ले, एक प्रिंस की छवि उसके कैरेक्टर से साफ दिख रही थी। वो अपनी को आर्टिस्ट को देखती है जो कितनी क्यूट फेस और वॉइस बना के उससे बात कर रही है। वो उसे मिमिक करने की कोशिश करती है, पर फिर उसे किस याद आ जाता है और वो पीछे हट जाती है। उसकी कोच कहती हैं कि अगर पर्सनल लाइफ का इम्पैक्ट उसे कुछ कर रहा है तो उसे सही करो, वरना परफॉर्मेंस उभर के नहीं आ पाएगी। जिससे काजुकी को एक आइडिया आता है। वो घर आके यू से अपने स्टेमिना के लिए एक जूस बनाने को कहती है। साथ ही वो उससे कहती है कि इस वीकेंड को तुम्हें मेरे साथ एक डेट पर चलना होगा। यू हैरान होता है ये सुन के और सोचता है कि क्या ये उस किस का साइड इफेक्ट है। वहीं दोनों बहनें भी ये सुन शॉक्ड थी। मीवा पूछती है काजुकी और एक टैलेंटलेस लड़का क्या दोनों मैच कर रहे हैं? नीको कहती है अबे मुझे क्या पता। दोनों निकल लेती हैं कि अगर काजुकी ने उन्हें ऐसे देख लिया तो पिटाई हो जाएगी। इधर यू पूछता है ठीक है, पर अचानक से और मैं ही क्यों? काजुकी बताती है कि कैसे उसे पहली बार लीड हीरोइनी का रोल प्ले करना है और उसे गर्ली एक्सप्रेशंस और इमोशंस बिल्कुल नहीं आते। यू कहता है ओह तो ये बात है, आप बिल्कुल चिंता मत करो। काजुकी कहती है किसी को पता नहीं चलना चाहिए और तुम भी कोई गलत अंदाजा मत लगाना, ये बस एक नाटक की तरह होने वाला है। जो सुन यू कहता है कि अगर नाटक की तरह किया गया नाटक लगा तो फिर क्या लगा, फिर तो आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे। काजुकी पूछती है मतलब? यू कहता है मतलब आप देखते जाइए मैं क्या क्या प्लान करता हूँ। निको अगले दिन यू से पूछती है हे इस संडे को तुम फ्री हो क्या? यू कहता है हाँ बिल्कुल फ्री हूँ, बताओ क्या करना है। निको सोचती है झूठा कहीं का, चाहता है कि हमें ना पता चले। वही मीवा भी डेट के बारे में जान अलग अलग ही पैरेलल यूनिवर्स इमेजिन कर रही थी। हद तो डिनर करते समय हो जाती है जब सीक्रेटली दोनों यू को काजुकी को आंख मारते देख लेती हैं और यू इन्हें पागलों की तरह हरकत करने का रीजन नहीं जान पा रहा था। अगले दिन संडे को यू मस्त तैयार होकर काजुकी का वेट कर रहा होता है। वहीं झाड़ियों से निको और मीवा के द्वारा सस्ती जासूसी की जा रही थी। तभी काजुकी अपनी फुल फीमेल आउटफिट में आती है और यू कहता है आप इसमें बहुत खूबसूरत लग रही हो। इधर इन दोनों बहनों को हजम नहीं हो रहा था कि आखिर कैसे इस गधे ने उनकी बड़ी बहन को पटा लिया। काजुकी कहती है तो शुरू करें। यू एक प्लान को फॉलो कर उसे एक्वेरियम ले आता है। दोनों यहाँ भी सीक्रेटली पीछा करती हैं। इधर सीढ़ियों पे काजुकी उसे हाथ दे रही होती है। यू कहता है ओए आप मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, कि मैं आपका? काजुकी कहती है ओ हाँ समझ गई। शो शुरू होता है और काजुकी हर संभव कोशिश कर रही होती है क्यूट दिखने की, पर जैसे ही डॉल्फिन का पानी उनके तरफ आता है उसके अंदर का प्रिंस जाग जाता है और यू को गीला होने से वो बचाता है। सभी देख कहती हैं वाह क्या जबरिया जोड़ी है। आगे भी उनके बीच कैरी करने को लेकर के बैग ही फट जाता है और कौन किस तरह से एक्ट करेगा समझ ही नहीं आ रहा था। दोनों लड़कियां देख कहती हैं क्या बोरिंग डेट चल रहा है। थोड़ी देर बाद यू काजुकी को यहीं रुकने बोल बाथरूम भागता है। ये तो घर से करके आया कर रहे। इधर काजुकी सोच रही होती है वो कितना बेकार परफॉर्म कर रही है, वहीं यू हर जगह एक्साइटेड नजर आ रहा है। तभी एक सोशल मीडिया मार्केटर काजुकी को हायर करना चाहता था रील बनवाने के लिए। काजुकी मना कर देती है पर वो कहता है एक मौका तो दे के देखिए। यू तुरंत से टाइम पर आकर कहता है कि हम डेट पे हैं, इसे बर्बाद मत कीजिए, पर वो फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता, ये कहते हुए कि वो परफॉर्म करने के लिए पूरी लाइफ काम दे सकता है।
यू अब उसके बकबक से तंग आ गया था और वो कहता है, आपको समझ नहीं आ रहा, इन्हें काम नहीं करना है, मैं जल्द ही इनसे शादी करने वाला हूँ और ये फिर उधर ही परफॉर्म करेंगी। वो तो चला जाता है पर आसपास की पब्लिक देख बातें करने लगती है। कितना रोमांटिक प्रपोजल था। यू हालांकि घूम के माफी मांगता है जो भी उसने कहा, पर एज ए लड़की काजुकी तो स्टंड खड़ी थी। यू तभी उसका हाथ पकड़ता है जो उसे काफी गर्म फील हो रहा था। दोनों बहनों के तो तोते उड़े हुए थे ये सब देख करके। वो मूवी देखने बढ़ते हैं जहाँ कुछ लड़कियां देख कहती हैं, ओ कितना केयरिंग छोटा भाई है ना। Oh my God, bro. अब यू एक बॉयफ्रेंड की तरह लगे इसलिए उसका हाथ अच्छे से पकड़ता है और काजुकी को लगता है कि ऐसा करने से वो और गर्ली दिखेगी तो वो उसका हाथ जोर से दबाती है। यू सोचता है कि मैं लड़का हूं ना यार कि ये या मुझे ही दबाया जा रहा है। अब ये सब देख दोनों लड़कियां सोच रही थी कि क्या ये कोई कंपटीशन खेल रहे हैं। यू फिर एक रोमांस मूवी देखने ले जाता है जिसकी हीरोइन को देख करके काजुकी पहचान लेती है कि ये उसकी सीनियर हुआ करती थी जो भी उसकी तरह ही एक ग्रेट एक्ट्रेस बनने की सपना देखती थी। मूवी शुरू होता है और काजुकी समझ जाती है कि इसकी एक्टिंग में कहीं से भी हीरोइनी जैसी एक्सप्रेशन तो नहीं दिख रही, वहीं ओल्ड विलन वाली वाइब आ रही है। मूवी खत्म होता है और उसे लोगों से भी सुनने को मिलता है कि इससे अच्छा तो एक्टिंग अनन्या पांडे कर लेती है। काजुकी को उसके डैड की बात याद आती है कि तुम्हें फेल नहीं होना है। यू को भी मूवी की हवा तो लगी गई थी कि ये कौन सी मूवी में दिखा लाया। इसकी हीरोइनी को देख करके तो अब काजुकी सान पक्का अपने एक्टिंग स्किल पे सेल्फ डाउट कर रही होंगी। वहां से निकलने के बाद यू उसे फेरिस व्हील के पास लाते हुए कहता है कि इसके बाद हमारा डेट एंड होगा। काजुकी और पीछा कर रही बहनें सोच रही थी कि हाँ इससे शायद उस मूवी का ट्रॉमा निकले दिमाग से। तभी कुछ लोग बातें करते जा रहे थे कि कहा जाता है इस व्हील पे चढ़ने वाले कपल हमेशा साथ रहते हैं। अब काजुकी सोचती है यू क्या करेगा, क्या ये फिर भी इसे ऐसे एंड करना चाहता है। वो बहाने बनाने लगती है पर यू उसे खींच के अंदर ले जाता है। काजुकी उसे देख सोच रही होती है कि ये कुछ भी कर रहा है सिर्फ इसलिए ताकि ये एक सक्सेसफुल डेट साबित हो सके। वो याद करती है कि कैसे उसने अपने कैरियर की शुरुआत अपने हाइट को एडवांटेज बना करके की थी। धीरे धीरे उसे थिएटर में लड़कों वाला रोल मिलने लगा और उसकी एक्टिंग की सभी तारीफ करते चले गए और अब वो अपने कैरियर के उस स्टेज पे है जहाँ सभी उससे बेहतर की उम्मीद रखते हैं। जस्ट लाइक मी, बेहतर वाले पे मैं बात कर। और अगर मैं ये फीमेल रोल प्ले करती हूँ और फेल होती हूँ फिर क्या होगा। ना मैं फीमेल रोल करूंगी और ना ही फेल होंगी। जब वो अपने थॉट से बाहर ध्यान देती है तो यू ऊंचाइयों के मारे कांप रहा था। वो उससे पूछती है कि अगर तुम्हें डर लगता था तो तुम आए ही क्यों। यू कहता है कि सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं इसे एक परफेक्ट डेट की तरह एंड करना चाहता था। वो खड़ा होते हुए कहता है, काजुकी सान मैं आपको एक सक्सेसफुल हीरोइन के रूप में देखना चाहता हूँ। काजुकी कहती है बैठ जाओ। वो सोचती है कि मैं तो सोच रही थी ये कुछ और ही बोलने वाला है। तुम्हें पता है तुम हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशन पे गलत उतरते हो पर फिर भी तुम कोशिश करना नहीं छोड़ते और यही चीज मुझे तुमसे जेलसी फील करवाती है। यू कहता है क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है। वो उसके पास आकर के सारी फोटोज दिखाता है जहाँ काजुकी पूरे डेट के दौरान गलती की थी। वो कहता है कि इन फोटोज में देखने वालों के दो नजरिए हो सकते हैं, एक सिर्फ उन्हें गलती दिखे, दूसरा इसमें उन्हें तुम्हारा एफर्ट्स, खूबसूरती और इनोसेंस भी दिखे। तो फेल होने के बावजूद भी तुम्हारे चाहने वाले तुम्हें पसंद जरूर करेंगे। काजुकी उसकी बातों से डीपली टच्ड होती है पर कहती है हाँ मैं काजुकी हूँ, देखना मेरा ऑडिशन कभी फेल नहीं होता। वो नीचे उतरते हैं और काजुकी का स्ट्रेस फ्री और हैप्पी फेस देख करके सस्ते जासूस समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा आखिर धरती और आसमान के बीच उस फेरिस व्हील में इन्होंने क्या बात किया। जब दोनों एक नदी किनारे से होकर के जा रहे होते हैं काजुकी कहती है तुम्हारे और इस डेट की वजह से अब मुझे फेलियर से डर नहीं लगता, मैं बस अपनी पूरी कोशिश करूंगी। यू कहता है ये हुई ना बात, और जब भी ऐसा ख्याल आए तो इस डेट को फिर से याद कर लेना। इधर सस्ते जासूसों ने इनके चक्कर में कुछ खाया पिया भी नहीं है। निको सोचती है कि क्या ये सब घर में भी चलेगा। इधर काजुकी सोच रही होती है कि कैसे यू एक साधारण से लड़के ने उसकी फेलियर को लेकर के पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। वो उसके गालों को पकड़ पास आती है। दोनों जासूस और यू समझ नहीं पा रहे थे कि अभी क्या होने वाला है। काजुकी उसके कानों में कहती है जो हमारे बीच किस हुआ था ना, वो मेरा पहला किस था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। सस्ते जासूस पता लगाने में असमर्थ थे कि वहाँ क्या चल रहा है। काजुकी तभी अपनी विग हटाते हुए कहती है डेट ओवर हुआ और मुझे अभी बहुत कुछ रिहर्सल करना है। इधर मीवा और निको बात कर रही थी कि कैसे एक डेट ने काजुकी को इतना बदल दिया और सारा क्रेडिट यू को जाता है। यू घर आता है और निको और मीवा को गेट पे खड़ा देख करके लेट आने के लिए माफी मांगता है, पर वो सरप्राइज होता है कि दोनों गुस्सा नहीं है बल्कि उसका वार्म वेलकम कर रही हैं। यू कहता है एक बार फिर से कहना क्या कहा तुमने। उसे अंदाजा नहीं था कि ये तो पूरे दिन उसे स्टॉक कर रही थी और मन ही मन उसके साथ भी एक ऐसा ही सीक्रेट डेट विश कर रही थी।